अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का वीकेंड जो था वो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि हमारा मेरा ख्याल है वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। आई थिंक वीकेंड की एक अलग ही वाइब होती है, लेकिन मंडे की भी एक अलग वाइब होती है। आप अपने जिनके साथ काम करते हैं, स्पेशली अगर आपको पसंद है जो आप करते हैं, जो आपका काम है, वो आपका पैशन है, तो मंडे जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। हमारा तो है, वैसे हमारा तो है बिल्कुल हनान, और आप लोगों से जो मिलना होता है, इसलिए मंडे जो है बहुत ही अच्छा दिन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा गुजरे, आगे जो दिन है वो भी। और एक चीज जो कि मैं आई थिंक हमेशा कहती हूँ कि काइंडनेस जो है लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है। किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी बात, आपका कोई छोटा सा एक्शन जो है किसी का दिन अच्छा कर दे, किसी की मुश्किल आसान कर दे। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि गुस्सा भी आए हो, गर्मी भी लग रही हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि दूसरों के साथ अपना जो रवैया है, अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखें और प्यार से बात करें, और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। जी, तो प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। आइंदा 24 घंटे में मौसम के कुछ इस तरह के सूरत हाल रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है 39 डिग्रीज और कम से कम 26 डिग्रीज रहने वाला है। इसके अलावा बारिश के अमकानात कुछ 15% है, जो दिन के थ्रू जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हो सकता है कि ये जो बारिश के अमकानात है ये बढ़ जाए। तो चांसेस हैं कि आज बारिश हो सकती है। फैसलाबाद में जिस तरह से कल भी हुई थी, तूफान भी आया था थोड़ा सा, और बारिश का कुछ इस तरह से होता है कि मौसम अच्छा होता है तो मूड जो है वो खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाता है और आप एक डिफरेंट ही वाइब में चले जाते हैं। कभी दिल करता है कि किताब पढ़ लें या फिर आप चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें, जो भी आप लोग प्रेफर करते हैं। बट डेफिनेटली मौसम का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके मूड के ऊपर। और हवा का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा जो है वो चलती रहेगी, और मौसम जो नॉर्मल और यूजुअली हमारे दिनों में बड़ी गर्मी और हबस होती है, तो हो सकता है कि उससे कंपैरेटिवली डेफिनेटली बेटर होगा। और क्योंकि गर्मियां बहुत तेजी से हमारी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि आ ही चुकी हैं, तो ये एक अच्छा चेंज होता है, एक लाइट हार्टेड चेंज होता है, जिससे आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और वेदर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि शहर फैसलाबाद की अगर खास तौर पे बात करें, पिछले दिनों गर्मी इस कदर ज्यादा आ रही थी कि टेम्परेचर जो है वो 45 के करीब और 46 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसकी वजह से हबस की शिद्दत, लू और शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मानसून का मौसम गर्मियों के दौरान ऐसा रखा है कि ये वक्तन फ़वक्तन ठंडी हवा के झोंके जो है वो शहर फैसलाबाद के लोगों को और इसके गिरदोनवा के लोगों को देता रहता है। तो मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ भी बड़ी गरज चमक के साथ शहर फैसलाबाद के अंदर बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से ही बहुत सारे मामला बेहतर हुए हैं। अगर ख़ास तौर पे मौसम के हवाले से बात की जाए, टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता था उसकी वजह से अब टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया है। आने वाले दिनों के अंदर भी ये सोचा जा रहा है कि बारिशें जब मानसून की होंगी उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अब्र रहमत अब्र जहमत भी बन सकती है। किस तरह से, वो आपको पता है कि हर साल हमारे गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करने लगते हैं। अब इसके लिए वास्ता के लिए एक अहम टास्क होगा ये कि किस तरह से इन मामलात को बेहतर किया जाए। तो ये तो थे हमारे रोज़ाना की रूटीन के मामलात, और इसी तरह की रोज़ाना की रूटीन का एक और मामला है जो कि हम जनाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट, किसी भी किस्म का टैलेंट, चाहे वो सिंगिंग का हो, स्केचिंग का हो, या फिर इसके साथ साथ एक्टिंग का हो, कोई भी टैलेंट मौजूद है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर के ऊपर उस वीडियो को जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी वीडियो अपने मॉर्निंग शो के अंदर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके टैलेंट को लोगों के सामने रखा जाए। लोग अगर उसे पसंद करते हैं, वायरल होता है वो, तो जनाब वो कंटेंट वायरल होने के बाद आपकी शोहरत का बायस भी बन सकता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर शामिल हुआ जाएगा। किस तरह से, उसकी भी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो अपने शो से ऑन एयर करके आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। और ये तो थी वो बात जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इनको कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर फातिमा एक और काम करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़ी वायरल न्यूज़ होती हैं, जो कि इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वायरल हो रही होती हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ जो हैं, हम उनको अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी हाँ जनाब, आज की जो खबर है वो ये है कि मोहम्मद जमाल जो कि एक मुस्लिम हैं, वो कनाडा के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बन चुके हैं। ये एजाज़ की बात है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, और ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे लगाई गई काफ़ी वायरल हो रही है और कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मोहम्मद जमाल को।
और ये उनकी मेहनत थी, लगन थी, अनथक, जिनकी वजह से आज वो सुप्रीम कोर्ट कनाडा के जो हैं उसके जज बन चुके हैं। और ये फातिमा बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है वो इस तरह से कि बाज़-औक़ात मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाते, लेकिन अब अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत के बलबूते पे वो दुनिया भर के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो या फिर इसके साथ साथ कनाडा जैसे ममालिक हों, वहाँ पे अपने कदम जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हनान, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कितने सारे पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर रहते हैं, जो उन्होंने चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएस हो, जैसे कि आपने कहा कि डिफरेंट ममालिक में अब वो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां वहाँ लगाई हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खुद के लिए ये कर रहे थे, उन्होंने ये सब हमारे लिए भी किया है, अपनी फैमिलीज के लिए भी किया है और अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये कुर्बानी दी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद बाहर रही हूँ, वहाँ पर रहना आसान नहीं होता है, लगता है ऐसे कि बहुत आसान होता है, लेकिन अपने घर से, अपने प्यारों से दूर रहना आसान नहीं है और ये एक कुर्बानी ही है। और इसी कुर्बानी की वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इतनी बरकत अता करते हैं हम लोगों को कि मेहनत और जज्बा और ये कुर्बानी के अपने आप को भुलाकर अपने लोगों के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, उसी की वजह से अल्लाह ताला बेशक कामयाबी अता फरमाते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे जो फर्स्ट कनाडा में मुस्लिम जज अपॉइंट हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चलते बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ आपको पता है और भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं, तो आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि गिलगित शंदूर एक्सप्रेस वे बनाई जाने का प्लान ऑलरेडी सेट किया जा चुका है। पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से 40.5 बिलियन का बजट इस रोड के लिए ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है और अब इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि शंदूर में पोलो जो ऑफ कोर्स हनान, मुझे स्पोर्ट्स जो हैं वो मेरी एक तरह से पोलो का ग्राउंड है वहाँ पे, पोलो का ग्राउंड है बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त तरीके से वहाँ पे जो है वो खेल की नुमाइश जो है वो की जाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड फातिमा खास तौर पे वहाँ पे लोग आते हैं इस खेल को देखने के लिए। लेकिन ये जो है वो सी पैक मंसूबे के तहत जो है वो सड़क तैयार की जा रही है और इसकी वजह से टूरिज्म की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इन इलाकों की तरफ बढ़े। फिर से जब भी कोई शख्स हमारे यहाँ आएगा, यहाँ पे पैसे खर्चेगा, तो ज़रा मुबादला जो है वो मुझे तो हनान बहुत मजा आ रहा है ये सुन के कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, आगे चलते हुए और भी चीजें की जाएंगी। तो जी ये पहला कदम है एक बहुत लंबे रास्ते पर, तो जी हर कदम जो है वो अच्छा ही गुजरे। और ऑफ कोर्स हमारे साथ स्टूडियोज में आज बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर, लेकिन स्पेशली मेरा ख्याल है स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत हद तक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बेस करती है। और मैं सिर्फ उन टेक्सटाइल ओनर्स की बात नहीं कर रही है, बड़ी टेक्सटाइल्स की बात नहीं कर रही, बल्कि एसएमई सेक्टर का हर मेंबर, यानी कि छोटे से लेकर बड़ा ताजर इस इकॉनमी का हिस्सा है और बहुत बड़ा इसके अंदर पार्ट अदा करता है। इसी वाले से बात करेंगे कि इस साल का जो बजट मुंतखब किया गया है उसके अंदर किस तरह से उनके लिए आसानियां पैदा की गई हैं, कहाँ पर मुश्किलात पैदा की गई हैं और कहाँ पर कुछ इश्यूज को इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ फातिमा यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी मेंशन करता चलूँ कि हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं ये फाइनेंस के हवाले से बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, तो आज इनकी एक्सपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे उसको कारआमद लाएंगे, इनसे मशवरा लेंगे कि आखिरकार अगर बात की जाए बजट की जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए इस साल का पेश किया गया, उसमें कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम का भी एक्सपोजर इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा था, मिनिस्टर भी रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद एहसान अफजल से। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं। अब्दुल रहमान आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो एहसान अफजल की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे, बजट पे तनकीद का भी निशाना बनाया गया और बहुत सारे लोगों की तरफ से उसे अच्छा भी कहा गया, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपकी खास तौर पे स्पेशलाइजेशन भी इस चीज़ में है, फाइनेंस आपने ज़्यादा पढ़ी, आपके वालिद मोहतरम का भी एक्सपोजर उसमें बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्सपीरियंस्ड और मजे हुए वो सियासतदान भी समझे जाते थे और इस फील्ड के अंदर भी। आप क्या कहेंगे, लूप होल्स कहाँ पे, अगर आपकी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून इस पावर में होती, वो बजट पेश करती, तो उन फ्लास को किस तरह से दूर किया जा सकता था, और उसके अलावा अगर बात की जाए बजट किस तरह से मजीद बेहतर करके अवाम के लिए पेश किया जा सकता था? बहुत शुक्रिया। देखें, बजट वैसे तो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसका हर आदमी की ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जिस तरह का बजट आता है, मुल्क को अगर तरक्की मिलती है तो आम आदमी की ज़िंदगी में भी खुशहाली आती है। तो इसको अगर इस तनाज़र से देखा जाए, क्या ये बजट जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा करेगा?
नंबर 1, इन्होंने बजट के अंदर जो मिनिमम वेज है उसको सेट किया 20,000 रुपीज के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आप 20,000 रुपया कमाने वाला आदमी अपने घर का बजट बना सकता है? तो आपको वो जवाब जो है वो मनफी में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 3 सालों से महंगाई जो है वो काफी हाई रही है। क्या ये बजट महंगाई में कमी पेश करेगा? इसको अगर आप चेक करें या इस तनाज़ुर में इस बजट को देखें तो आपको मिलेगा कि पेट्रोल की कीमतों में ही जो लेवी की मद के अंदर इन्होंने अपना जो टारगेट रखा है वो 610 अरब है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल की लेवी को ये बढ़ाएंगे, जो कि एक टैक्स होता है पेट्रोल के ऊपर। वो आजकल 8 रुपया है और मैक्सिमम वो 30 रुपए पे जा सकता है। तो ये बजट कहता है कि पेट्रोल की कीमतें महंगी होंगी। क्या ये बजट कहता है कि बिजली की कीमतें सस्ती होंगी? नहीं, ऐसी कोई चीज बजट के अंदर नहीं है जिसके अंदर बिजली के अंदर सब्सिडी दी जाएगी, या जो सर्कुलर डेट है जो कि एक बहुत तकरीबन 3,000 अरब पे पहुंच गया, क्या उसमें कमी आएगी? तो वो भी नहीं नजर आता। तो बिजली की कीमतें भी महंगी होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल इस बजट के अंदर डेवलपमेंट की मद में ज्यादा पैसे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट जो है इस साल में आने वाले में ज्यादा होगी, लेकिन वो भी तब होगी अगर हुकूमत अपने जो टारगेट हैं टैक्स कलेक्शन के, यानी कि जो आमदन हुकूमत की है, उस टारगेट को मीट कर पाए। वो टारगेट 5.8 ट्रिलियन यानी कि 5,800 अरब के करीब रखा है। क्या उस टारगेट के अंदर जो टैक्सेस इस बजट में लगाए हैं, क्या वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं यानी कि लोगों की आमदन पे टैक्सेस हैं, या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया है जिसका मतलब सेल टैक्स है, जो आपकी हर अशिया पे, साबुन की टिक्की पे से लेके टूथब्रश पे या आपकी जो खाने पीने की अशिया उस पे लगता है। तो आपको नजर आएगा कि इस हुकूमत ने कोई 250 अरब के सेल टैक्स भी जो है वो लगा दिए हैं, जो कि एक तरीके से जो गरीब आदमी है उसको ज्यादा टैक्स पड़ता है, क्योंकि वो अगर साबुन की टिक्की गरीब ने भी खरीदनी है, अमीर ने भी खरीदनी है, तो उतना ही टैक्स गरीब को देना पड़ता है और अमीर को, और ये आमदन पे टैक्स नहीं होता, इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो यहां हमारी जो पीटीआई हुकूमत है उसका दावा था कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे, क्योंकि वो हर बंदे को, गरीब को भी ज्यादा टैक्स पड़ता है, और हम डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे। लेकिन इस बजट में लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी जो है वो गरीब को जो है वो पिंच करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो बजट है इसको जिस तनाज़ुर में बनाया गया है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3,000 अरब की तो सिर्फ सूद की अदायगी की कीमत जो है वो फेडरल हुकूमत अदा कर रही है। तो आधा बजट तो उसके अंदर निकल गया, यानी कि आप कह लें बाकी आपके जो अफवाज के खर्चे हैं तो तकरीबन 60 से 70% बजट तो इन 2 आइटम्स पे ही आपका खत्म हो जाता है। बाकी जो बजट है वो सारा आप लगाते हैं अवाम के ऊपर, लेकिन वो बोरोड मनी से है, यानी कि उधार पे। हुकूमत का जो खसारा जो उसने टारगेट सेट किया है वो 3400 अरब का है, और पिछले 3 सालों में हुकूमत का जो खसारा रहा है वो 10,000 अरब का है, जिसका ये मतलब है कि हुकूमत ने ये पैसा वो खर्चा है जो उसके पास नहीं था, तो उसने उधार लेके खर्चा 10,000 अरब। तो ये कैसे, कहां से पैसा आया? ये पैसा प्रिंट किया गया, छापा गया, और अगर ये छापा गया तो उससे भी महंगाई के अंदर तेजी हुई। तो मैं समझता हूं कि ये बजट एक इन्फ्लेशनरी बजट है, ये महंगाई को और बढ़ाएगा। इसके अंदर अगर आपने कोई रिलीफ दिया है, इंडस्ट्री को दिया है रिलीफ, बिल्कुल वो मौजूद है, उससे चंद एक मखसूस सेक्टर को फायदा जरूर पहुंचेगा, लेकिन क्या इससे मिडिल क्लास की तादाद में इजाफा होगा? क्या गुर्बत की शरह से नीचे रहने वाले लोगों में कमी आएगी? मैं समझता हूं कि इसका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी, कहां से मजीद चीजों को बेहतर किया जा सकता था? देखिए, स्ट्रैटेजी में तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस की जो शरह है उसको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि बजट में पहले आप आमदन बढ़ाएंगे। आमदन कैसे बढ़ानी है? अब देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और उसके साथ आपका ये जो रिटेल सेक्टर है ये टैक्स नेट में नहीं है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, हम लाजमी तौर पर, बिकॉज हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो हम डेफिनेटली बात करना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, किस तरह से चीज़ों को बेटर हैंडल किया जा सकता था इस साल के बजट में। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, राना एहसान। बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से। ऑफ कोर्स वो एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और उनसे बेहतर शायद चीज़ों को एक्सप्लेन और कोई नहीं कर सकता कि इस साल के बजट्स में
कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं और कहाँ कहाँ पे चीज़ों को सही किया जा सकता था या किया जाना चाहिए। तो जी उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, आप कुछ बता रहे थे इसी हवाले से कि बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी, बहुत सारी जगहों को इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को स्पेशली मसला होगा। जो भी गरीब तबका है उनको भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना कि अमीर तबके को करना जी बिल्कुल, जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या सेल टैक्स के ऊपर रिलायंस आप ज्यादा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी को पहुंचता है, और जो एक ज्यादा आमदन रखता है उसको टैक्स जो है वो उस लिहाज से आप नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं कि अगर बजट को इम्प्रूव इस लिहाज से किया जा सकता था कि टैक्स उन्हीं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स करने के बजाय जो सेक्टर्स टैक्स के नेट से बाहर हैं, जिस तरह मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 20% मईशत का हिस्सा है, इसी तरह आपकी जो रिटेल सेक्टर है जो 20-25% मईशत का हिस्सा है, तो उनको टैक्स नेट में इंक्लूड किया जाए। हुकूमत मेरे ख्याल से रिटेल के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर भी रही है, उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब हो। तो इस साइड पे यहाँ, और दूसरी साइड पे मैं समझता हूं कि हुकूमत को जो कोशिश करना चाहिए है इस बजट के अंदर, अगर वो इंक्लूड करते तो जिस तरह बिजली की कीमतें हैं या पेट्रोल है उसको उसके ऊपर जो है वो वहां से इनकम जनरेट करने की ना कोशिश करते, उनकी कीमतों को ना बढ़ाने की कोशिश करते, तो उससे आम आदमी को रिलीफ मिलता। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं आई। यहाँ वो एरिया है जहां इंप्रूवमेंट आ सकती थी। बाकी डेवलपमेंट का इन्होंने 2.1 ट्रिलियन का बजट दिया है, अगर वो यूटिलाइज हो जाए पूरा तो उससे एक ग्रोथ जो है उसके अंदर जरूर इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो होती है जब आप पैसा छापते हैं। इस जो क्या कहते हैं 2018 तक पूरी पाकिस्तान की मईशत में जो मनी सप्लाई थी, जो पैसा था, वो 16 खरब या 16 ट्रिलियन रुपए थे। आज वो 23 खरब तक पहुंच गया, यानी कि 7 खरब जो है 60 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, तो जो कि 44% इजाफा, 44% इजाफा बनता है। तो जब इतने शॉर्ट पीरियड में आप पैसे को छापेंगे तो वो जो पैसा जो इजाफी छपा है, एक तो वो किनके हाथ में जाता है, जो अमीर होते हैं या जिनको हुकूमत सब्सिडी दे रही होती है, जिस तरह टर्फ की मद में 600 अरब इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला, तो वो पैसा सारा एक मखसूस सेक्टर की तरफ चला जाता है और उससे महंगाई पैदा होती है जिससे आम आदमी गरीब होता है। तो ये भी हुआ है। मैं तो यहाँ इसके पे ऊपर एक चीज, कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई करें। ऑफ कोर्स आप फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इसलिए मेरे से बेहतर शायद आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकेंगे लोगों के लिए। एक तो हम लोगों को जो डेफिसिट था, यानी कि ऑफ कोर्स हम लोग बहुत कर्जे में हैं इंटरनेशनली, बहुत सारे पैसे हैं जो हमने वापस करने। IMF की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उनको फॉलो करे, और मुझे लगता है ये बहुत अरसे के बाद किया जा रहा है। बहुत पहले से अगर हम ये चीज कर रहे होते तो शायद हम आज इतने कर्जे में नहीं होते। हम चीजों को तब बेहतर कर सकेंगे जब हम ऑलरेडी कर्जे में नहीं होंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए जरूरी है कि हम IMF की जो रिकमेंडेशंस है उनके साथ चलें। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने से बहुत हद तक पहले तो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। बहुत सारी कंपनीज जो थी वो नहीं आना चाहती थी, वो हेजिटेट करती थी पाकिस्तान में आने में। और बिकॉज पाकिस्तान कुछ चीज़ों को लेकर चल रहा है, इंटरनेशनल जो अथॉरिटेटिव बॉडीज है उनकी बात सुन रहा है, जो वो कह रहे हैं वो चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आती हुई नजर आ रही है। डिफरेंट कंपनीज जो कि अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं। Amazon ऑल्सो बीइंग एन एग्जाम्पल, जहां पर अब हम लोग सेलर लिस्ट के अंदर आ गए हैं, बायर लिस्ट के अंदर अभी तक हम नहीं आए हैं। तो बहुत हद तक चीज़ें और आगे चलते इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन ये एक सही स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। तो इस हवाले से भी बात कीजिएगा कि क्या ये जो हम स्टेप्स ले रहे हैं स्पेशली हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ऑफ ट्रैक हैं? काफी चीजें पॉजिटिव हैं। इसके अंदर आपकी IT की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये बड़ा एक कोरोना के अंदर उसके अंदर एक और बूम आया। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में जो IT के जो माहिर हैं वो उनको जो यानी कि उनके पास लैपटॉप्स हमारी हुकूमत ने तकसीम किए, तो वो वेल इक्विप्ड थे इस टाइम के अंदर कि वो अपनी एक्सपोर्ट को, अपनी जो सर्विसेज हैं उसको एक्सटेंड करें। वहाँ बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। Amazon का पाकिस्तान में आना कि सेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके ऊपर चीज़ों को सेल करना, ये एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ इसको अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। देखें, IMF के पास आप तब जाते हैं जब आपके पास डॉलर्स की कमी होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स है वो मनफी है। तो हमारे पास जब डॉलर्स जब कम हो जाते हैं तब हम IMF के पास जाते हैं। IMF के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि हमारी मईशत जो है वो कमजोर हो गई है या जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें तबाही है। नहीं, हो सकता है आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी बूम पे जा रही हो, लेकिन क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट है, आपके पास डॉलर शॉर्ट हो गए, तब आप IMF के पास जाते हैं। लेकिन
आईएमएफ की सारी बातें मानना जरूरी नहीं है, आपको आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना चाहिए है, उसमें आपके नेगोशिएशन स्किल्स के कितने हैं। बदकिस्मती से इस हुकूमत में जब ये शुरू में आए तो इन्होंने आईएमएफ की सारी कंडीशंस मान ली, जिसके अंदर सूद की शरह को बढ़ाना था, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना था, नहीं ना ओपन फ्री कर देना था, और जिसके अंदर काफी और भी चीजें थी जिनको जब इन्होंने फॉलो किया तो डॉलर एकदम से तेजी से छूट गया और सूद बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट रुक गई। तो इस दफा मैं समझता हूं कि हुकूमत ने उस एक्सपीरियंस से सीखते हुए आईएमएफ की हर बात को वो नहीं मान रहे और उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं। लेकिन यहां भी देखें, आईएमएफ के साथ इस हुकूमत ने कमिटमेंट की थी कि वो 5 से 6 रुपए बिजली के यूनिट को महंगा करेंगे। ये अभी आगे देखने को है कि वो उस कमिटमेंट से ये पीछे हटते हैं या आईएमएफ को किस तरीके से मनाते हैं। इसी तरह बजट के अंदर जो है टैक्स का हदफ जो है वो आईएमएफ के कहने पर रखा गया, वो 6000 अरब कहते थे, इन्होंने 5800 रखा, तो उधर भी कोई निगोशिएशन हो गई। तो हमें, मैं समझता हूं कि जहां आईएमएफ की कंडीशंस मीट करनी चाहिए हैं, लेकिन वहां उनकी 100% कंप्लायंस को जरूरी नहीं है। आप देखें, आपको पाकिस्तानी अवाम पहले अपने सामने रखनी चाहिए, और ये सिर्फ आप इसलिए आईएमएफ के पास गए थे कि आपके पास डॉलर्स की कमी थी, तो वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान, बजट जो है इसका आम आदमी पे क्या इफेक्ट पड़ा? आम आदमी को क्या पता है कि उसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, उसके शहर फैसलाबाद के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, कितना इंटरेस्ट लिया लोगों ने, कितना इंटरेस्ट नहीं लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट एक गरीब शख्स के ऊपर इस बजट का क्या है? थैंक यू अनहान। देखें, जो पाकिस्तान का बजट है, स्पेशली इसमें जो अवाम की दिलचस्पी है वो सिर्फ यही होती है सरकारी मुलाजमिन की कि उनकी तनख्वाहें कितनी बड़ी। आम आवाम की ये होती है कि कौन से नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे भेजे होते हैं जो उधर उनके हक में फ़ाइट करते हैं। पाकिस्तान में 2-3 बजट है जो यहाँ पर खसारे के नहीं थे। अदरवाइज जो मजमूई तौर पर अगर पहले बजट से लेकर अब तक की बात करें तो हमेशा खसारे का बजट होता है। हमेशा हमारा जो डिपेंड होता है कि कितना लोन लिया जाएगा तो फिर हम अपने अखराजात पूरे करेंगे। इसमें मुख्तलिफ अदवार पर तनकीद भी होती रही, लेकिन देखना ये होता है कि जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा जो है वो क्या वो कर्जे लेकर हम मज़ीद अपने कर्जे उतार रहे हैं या उसमें कोई इधर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कोई प्रोडक्शन भी हो रही है, कोई इधर जो इकानमी वो भी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सबसे ज़्यादा तनकीद यही होती है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं, लेकिन जो मुल्क में इंडस्ट्री है, जो लोकल हमारी मार्केट है, वो बड़ी फलाप हुई है। हम कर्जे उतार रहे हैं कर्जे लेकर, और यही जैसा कि रान साहब भी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम हमने सिर्फ इसीलिए रखी है कि वो उनके जो सूद है वो दे सकें। तो ये एक बड़ा मसला होता है। मजबूरी तौर पर इस बजट को अगर देखें हम, बड़ा बैलेंस बजट लग रहा है। जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उन्होंने बड़ा इसको वेलकम किया है। कराची या 1-2 चैम्बर्स के अलावा जो मजमूई तौर पर ज़्यादातर चैम्बर्स हैं उन्होंने बड़ा वेलकम किया। जैसे फैसलाबाद में खसूसी तौर पर जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर है वो तमाम के तमाम इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं। इसी तरह से सरकारी मुलाजमिन के अलावा जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और उसमें जो हुकूमती हमेशा से जो इसाक डार साहब ने भी बहुत कम बढ़ाई थी और अभी भी बहुत कम बढ़ रही हैं, उसमें ये प्ली ली जाती है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी दौर में हमने देखा है कि तनख्वाहों में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ था, और उसके बाद जो मार्केट में जो सूरत हाल थी, कई अशिया नायाब हो गई थी। तो यही सूरत हाल पैदा हो सकती होती है। लेकिन जो कुछ शोबे हैं जैसे टेक्सटाइल की मैंने बात की या कंस्ट्रक्शन की, वो बड़े ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं। तो उसमें टेक्सटाइल जो लोगों को रोज़गार देती है बहुत ज़्यादा, जितनी भी इंडस्ट्री चलती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मसला ये होता है कि उसमें इतना ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलता। जो अशिया हैं वो चंद जो हाथों में दौलत है वो उसका इर्तकाज़ चला जाता है। कोई भी देख लें, बड़ी कॉलोनीज़ बनती हैं या प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा जो प्लाजे बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे होते। उसके बरक्स अगर एक मिल की जगह दूसरी मिल लगती है तो वो रोज़गार मिलते हैं। अभी फिडमेक में देख लें कि किस तरह से इंडस्ट्री लगाई जा रही है, इफ्तिताह हो रहे हैं। अभी सी पैक के हवाले से देख लें तो ये काफ़ी चीज़ें खुशाइंद हैं, लेकिन बहरहाल जो इसके असरात आम आदमी पर वो पड़ेंगे, महंगाई की सूरत में पड़ेंगे। क्योंकि जो डेवलपमेंट में इन्होंने बजट रखा है, अभी फैसलाबाद में कोई 2 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो यहाँ पर लैप्स हो गई है। फंड्स लगाए नहीं जा रहे, इनसे जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मनसूबा बाद में बनता है, पहले उसके स्कैंडल आ जाते हैं। ये जो रिंग रोड का स्कैंडल है बहुत बड़ा सामने आया, और जो सारा मनसूबा था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। चीनी का स्कैंडल देख लें, आटे का देख लें,
कोई भी जो स्कैंडल्स है वो उनको इस तरह से उछाला जाता है कि उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो तमाम की तमाम बैठ जाती है, जो इन्वेस्टर्स है वो मायूस होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत माजी में करती रही है। मीडिया में इस तरह से उछाला जाता था चीज़ों को जैसे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे बढ़कर कोई भी करप्ट नहीं है, और वही प्रैक्टिस जब ये असम्बली में दोहराई गई, अभी भी जो नेशनल असम्बली में एहतजाज हुआ, अपोजिशन लीडर की ये तकरीर नहीं सुनी गई, और ये तकरीबन पाकिस्तान में आप देखेंगे कोई पहली मिसाल ही होगी कि तकरीर जो है हुकूमत की जानब से जो एहतजाज किया गया असम्बली में, जिसकी बिल्कुल इस वजह पे से मजीद भी गुफ्तगू कमजोर हुई। करेंगे अब्दुर्रहमान, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। एहसान, क्या कहेंगे आप, हमारे शहर फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए, बजट आपने बड़े गौर से रिव्यू भी किया होगा, उसे देखा भी होगा, मुतमिन है जितना बजट हमारे शहर पे लगेगा? देखिए, फैसलाबाद के लिए अभी मुझे स्पेसिफिकली तो नहीं पता इन्होंने कितना बजट एलोकेट किया है, लेकिन पंजाब के अंदर ये जो बजट है ये डेवलपमेंट का बजट है। इन्होंने टोटल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है, जो एडीपी दिया है वो 560 अरब का दिया है, जो कि इनके पिछले बजटों से तकरीबन कह लें कि 1.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने 337 अरब मुख्तस किया था डेवलपमेंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये यूटिलाइज हो जाए। बदकिस्मती से पीटीआई के बजट के अंदर आप ये देखते हैं कि यूटिलाइजेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे पिछला बजट 337 अरब का था, अप्रैल तक जो यूटिलाइज हुआ था वो 181 अरब था। तो पहले 10 महीनों में यूटिलाइजेशन 50% भी नहीं थी या 55% के करीब थी। तो आखिरी 2 महीनों में इन्होंने शो किया बजट डॉक्यूमेंट में कि इन्होंने 195 अरब इजाफी खर्च कर लिया है। तो वो अभी पता नहीं वो पैसे आते हैं नहीं आते, वो वाकई लगे हैं नहीं लगे, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन इस चीज पे मैं जो है वो कहता हूं कि ये जो बजट है पहला बजट है पीटीआई का जिसके अंदर डेवलपमेंट फोकस्ड बजट है। तो देखें, अगर वो यूटिलाइज हो जाता है तो मैं समझता हूं कि बेहतरी आएगी शहर में। लेकिन 2-3 चीजें मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो आपकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके लिए 0 पैसे जो हैं वो बजट में दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो इस अदारे के तहत नहीं हो रही, वो लोकल बॉडीज के तहत नहीं हो रही। लोकल बॉडीज को 0 पैसे दिए गए हैं। पैसे सारे अगर आएंगे तो या वो एमपीएस के पार्लियामेंटेरियंस के फंड से लगेंगे या फिर वो जो है वो डीसी ऑफिस के थ्रू लगेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि जो ग्रास रूट लेवल है उसके उधर से डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट ऊपर से होगी। तो इसका नुकसान होता है कि अवामी उन जगहों पे पैसे लग जाते हैं जहां जरूरत नहीं होती, और जो अवाम को डायरेक्ट जरूरत होती है वो आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह इसका अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं 2018 से, तो मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा कंपैरिजन ये होगा कि हमने 2018 में 635 अरब का डेवलपमेंट बजट दिया था कंपेयर टू 560 अरब आज का। तो जो उसके अंदर 30% इन्फ्लेशन तो हो चुकी है, तो उसको अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो ये उस तनाज़ुर में बजट डेवलपमेंट का उस लेवल पे नहीं है जो पीएमएलएन अपने आखिरी साल में देके गई थी, या जो पीएमएलएन 2017 में देके गई थी उससे भी कम है। तो आपको डेवलपमेंट उस लेवल पे तो नहीं नजर आएगी, लेकिन फिर अपने परफॉर्मेंस से ये थोड़ा बेहतर जरूर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हनान के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर चलें, चाहे वो, एंड आई थिंक ऑपोजिशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जगह पे स्टैंड करती है, इन द सेंस कि जब तक ऑपोजिशन नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो या कोई भी और गवर्नमेंट हो किसी भी और कंट्री की, ऑपोजिशन हमेशा आपको याद कराती है कि आपको चीज़ों को सही तरह से लेके चलना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबल होल्ड करती है, इसलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि क्या हर किसी को मौका मिलना चाहिए आगे आने के, क्या हर किसी को चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी जो है वो पॉसिबली दिखा सके? बिकॉज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम देख सकें कि डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह के लोग किस तरह से एक्ट करते हैं। अब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल जमहूरियत का जो कह लें कि एक हुस्न है वो यही है कि अवाम जिसको जो है वो आगे लाना चाहे वो ला सकती है, और इसके अंदर जो भी आना चाहे इस मैदान के अंदर वो अवाम के सामने अपना जो मौक़िफ़ है या अपना
जो कह लें जो स्टांस है या आगे का लाएमल है वो ला के सामने रखता है और अवाम उसको सिलेक्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो अगर ये अमल जो है वो हकीकी मानों पे एक जमहूरी अमल चले तो ये परफेक्ट है बात। लेकिन हमारे मुल्क में आप जानते हैं कि बहुत लंबी तारीख है सियासी अमल के अंदर मुदाखलत की, और डायरेक्ट यहाँ जो है वो डिक्टेटरशिप भी रही है इस मुल्क के अंदर। तो जब इस जमहूरी अमल के अंदर आप गेम को फिक्स कर दें और फिर उसके तहत कोई बंदा आगे आए और उसका एक्सपीरियंस ना हो, और इस चीज़ के बावजूद कि उसको किसी को ज़्यादा अच्छा दिखाया जाए और किसी को ज़्यादा बुरा दिखाया जाए, क्योंकि आज मीडिया भी जो है उसको आप कंट्रोल करके इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो यही मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हुआ। लेकिन अगर कोई नई पार्टी है उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए है, अगर वो जेन्युइन तरीके से आए। लेकिन अगर वो इलेक्टेबल्स के थ्रू आए, और इलेक्टेबल्स आपको पता है किसकी डिक्टेशन लेते हैं, किस तरीके से वो अपनी जो है लॉयल्टीज़ को तब्दील कर लेते हैं, जो पाकिस्तान में चलता आ रहा है, उसी तरीके से अगर इसी तसलसल से ये सिस्टम चलता रहे तो आप जानते हैं कि इस सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया। और पीएमएलएन का यही मौक़िफ़ है कि हमें अब जो पीडीएम है उसका भी यही मौक़िफ़ रहा है कि हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए है जिसमें मुदाखलत ना हो, अदारों की मुदाखलत ना हो जमहूरी अमल के अंदर। फिर अदारे आज़ाद हों अपने मैंडेट के अंदर काम करने के लिए, अदलिया आज़ाद हो, उस पर प्रेशर ना हो, उसके ऊपर जो है फैसले उसको डिक्टेट ना कराए जाएं। मीडिया आज़ाद हो, मीडिया पे आप सब मीडिया के मेंबर्स हैं, तो मीडिया पे आप देखें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इंडिपेंडेंट मीडिया की, मेरे ख्याल से 139 है या 144 है, तो इट इज़ वेरी लो, बहुत लो है। तो वो यहाँ ये रैंकिंग इंप्रूव होनी चाहिए है। बिल्कुल, और इंप्रूव होने के साथ साथ आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आवाज़ भी बुलंद की जाती है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इस आवाज़ को गवर्नमेंट की तरफ से दबा दिया जाता है। इस पर वर्किंग मजीद होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, शहर फैसलाबाद की अगर एक साल बाद देखें, आज का फैसलाबाद और एक साल बाद फैसलाबाद, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती नजर आ रही हैं? नाम देखिए, अगर तो आप डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा जैसे कि पीएमएलएन के द्वार में हुए हैं यहाँ पर फ्लाईओवर या अंडरपासेस, तो वो तो कोई ऐसा तब्दीली नहीं आएगी। कोई नई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नहीं बनने जा रही, कोई नई अपग्रेडेशन नहीं होने जा रही। ये मामूल की जो डेवलपमेंट होगी जिसमें रिंग रोड का मंसूबा भी ताहाल शामिल नहीं हुआ। जो समझ लें कि पैच वर्क लगेंगे, स्ट्रीट लाइट्स के मसले होंगे, जो बुनियादी लोकल बॉडीज़ के मसले हैं वो थोड़े बहुत हल होंगे, क्योंकि बहुत सारा बजट है यहाँ पर लगाया नहीं जा रहा, लोकल बॉडीज़ मौजूद नहीं है, उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एमपी एमएनएस के जो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया उनके साथ जो तज़ादात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि उसकी वजह से बहुत सारा काम या मुतासर हो रहा है। ये सिर्फ फैसलाबाद की नहीं, पूरे फैसलाबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो यही सूरत हाल सामने आती है कि कोई भी कहीं पर भी कोई बड़ा मंसूबा नहीं चल रहा, कोई नए अस्पताल, नए स्कूल्स नहीं बनाए जा रहे, किसी के लिए कोई फंड्स भी इवन जो है वो नहीं रखे जा रहे, और जो मंसूबे अभी मुकम्मल हो जाने चाहिए थे 2018-19 में वो भी अभी तक चल रहे हैं और शायद 2023 में मुकम्मल हों। तो ये फैसलाबाद को मैं इसी तरह से देख रहा हूँ जिस तरह से चल रहा है। एक साल बाद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। बांसवा इसके कि कोई जो बड़े लोग हैं, कोई बड़े नाम हैं, उनके हाथों में मज़ीद पैसा आ जाएगा, वही इसको कंट्रोल कर रहे होंगे। इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगी, कीमतें भी जो बढ़ेंगी। कुछ अच्छी चीज़ें ये सामने आती हैं कि अगर कोविड के हमले ना हुए तो यहाँ पर जो लोकल एक्सपोर्ट है, जो यहाँ पर लोकल चीज़ों की, फूड की आइटम्स की, वो बाहर जाएगी, ये अच्छी बात होगी। अभी भी यहाँ पर यूबर सर्च से कुछ ऐसे जो फ्रूट्स या जो सब्जियां हैं वो बाहर गई हैं जिनकी वजह से एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, लेकिन ये बहुत थोड़ी आइटम्स होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। फूड में अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरह से ये क्राइसिस पिछले 3 साल चलते रहे हैं, अभी इस बरस भी जो गंदम का क्राइसिस है वाफर होने के बावजूद पैदा होगा, क्योंकि जो गंदम है वो स्मगल भी हुई है, जो गंदम है हुकूमत खरीदने में नाकाम रही है जितना ज़्यादा टारगेट था। इसी तरह से जो कपास की अगर बात करें वो भी हम इंपोर्ट करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जो टारगेट मुकर्रर किया गया था उसके मुताबिक हम नहीं लगा सके। तो ये एक बड़ा मसला होता है कि हम जो खुद को कहते हैं कि ज़राई मुल्क है, टेक्सटाइल हब है, और उसके बावजूद हम जो काटन है वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी तरह से जो चीनी की कीमतें हैं उनमें भी जो कमी का ताहाल कोई इम्कान नहीं है। और ये 3-4 जो बड़ी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें जिनसे बराह रास्त अवाम को वास्ता पड़ता है, जैसे खुर्दनी अजनास है, उनसे बराह रास्त अवाम को वास्ता पड़ता है। उनकी अगर फसलों की बात करें तो इस साल जो वो 50% तक
कम जो पैदा हुई हैं, तो ये भी आने वाले दिनों में घी की कीमतों में, ऑयल की कीमतों में मज़ीद जो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हुकूमतों को नज़र रखनी होती है, देखना होता है कि ये बराह रास्त जो चीज़ें हैं वो अवाम को कितना मुतासर कर रही हैं। तो उससे बचाने के लिए जितनी ज़्यादा रकम हम बाहर लगाते हैं, उतनी ज़्यादा हमें अपने फार्मर्स को देनी होती है, सब्सिडीज़ देनी होती हैं, ताकि ये बेहतर हो जाए। ये बहुत कम हुई है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स इसीलिए हम डिस्कशन पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट हो पाती हैं जो कि शायद एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल पार्टी ना कर पाए। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर उस पर मेहनत की जाए और मिलकर काम किया जाए तो डेफिनेटली उसको बेहतर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो, उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग हसन मज़हर, जो कि हमारे फैसलाबाद के मारूफ डिज़ाइनर हैं, उनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई है। अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्त सी वेस्ट कोट, कुर्ता और शलवार कमीज़ खरीदें, उसके लिए आपको जाना होगा कोहिनूर के जो प्लाजा है उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे हसन मज़हर की डिज़ाइनर शॉप जो है वो मौजूद है। उसके अलावा अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए, प्राइम हेयर क्लब से मेरा हेयर स्टाइल बनाया गया है, उसके लिए आपको जाना होगा जना कॉलोनी आइडल बैकरी के बिल्कुल सामने, जहाँ पे आप अपना बेहतरीन सा हेयर स्टाइल तैयार करवा सकते हैं। तो फातिमा ने भी आज समर कलेक्शन के हवाले से ज़रा ज़बरदस्त सा पिंकी पिंकी कलर जो है वो चूज़ किया है। फातिमा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनान, और मैं बताती चलूँ कि ये एक्चुअली मेरी अम्मी ने आज चूज़ किया, और उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम ये कलर जो है ना लाजमी तौर पर पहन के जाओ। मेरे ख्याल है अम्मियों की ना फैशन सेंस बड़े मज़े की होती है, उनको पता होता है कि क्या चीज़ कब अच्छी लगने वाली है। मदर्स आर ऑलवेज राइट, और मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेती हैं कि उनको सारा कुछ पता होता है। तो जी, समर कलेक्शन ऑफ कोर्स फ्रेश कलर्स अच्छे लगते हैं, दिल करते हैं फ्रेश कलर्स पहनने का। तो इसीलिए आज ये पिंक आउटफिट जो है मैंने कहा चलो पहन ही लेते हैं। तो मौसम भी अच्छा है, और मूड भी अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है कि अब हमारे किचन के सेगमेंट का वक्त है, और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारें। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, तो हम लोग आज चाय जो है अपने किचन में तैयार करेंगे। हनान अपने ऑडियंस को बिल्कुल वेट नहीं कराते हैं, जल्दी चलते हैं जनाब किचन में और आज चाय तैयार करते हैं। आज ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम बड़ा मज़े का है, क्योंकि गुज़श्ता दिन की बात की जाए तो बारिश जो है उसने डेरे जमा लिए थे। अब्र रहमत शहर फैसलाबाद पे बरसी थी, और ये अब्र रहमत ने बहुत सारे शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें जो है वो बिखेर दी थी। तो आज हम मौसम की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए चाय को तैयार करेंगे। कड़क कड़क सा मौसम है, कड़क कड़क सी चाय जो है आज तैयार की जाएगी। जी हाँ, आज डियर दाने वाली के साथ हम जो है वो चाय तैयार करेंगे। 2 कप चाय तैयार की जा रही है, और उसमें एक डेफिनेटली आज राशिद साहब का है, क्योंकि राशिद साहब की स्माइल बता रही है, जो कि हमारे बहुत प्यारे कैमरामैन हम स्क्रीन पे आप हमें देख रहे होते हैं, उसके पीछे हाथ जो है वो उन्हीं का होता है। तो जनाब आज जो चाय तैयार की जा रही है वो डियर टी की तरफ से तैयार की जा रही है। डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि दुनिया के बेहतरीन बागात में से बेहतरीन चाय की पत्तियां जो है वो चूज करके लाई जाती हैं। यही वजह है इसे दुनिया की नंबर 1 टी कंसीडर किया जाता है। और जैसे ही चाय बनाने के लिए पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको अरोमा जो है उससे महसूस होता है, कि इसकी महक से महसूस होता है कि ये ज़बरदस्त पत्तियों के साथ चाय तैयार की गई है। इसका टेस्ट हो या हो टेक्सचर, सभी बेहतरीन होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि 2 पैकिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, एक्सट्रीम क्वालिटी और दाने वाली। एक्सट्रीम क्वालिटी ज़रा जो ज़्यादा तेज़ पत्ती पीना पसंद नहीं करते उनके लिए, और दाने वाली जो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ज़रा स्ट्रॉन्ग, कड़क और ज़बरदस्त सी चाय पीना चाहते हैं, उनके लिए डियर टी दाने वाली जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है और कलर्स के अंदर। उसी के साथ साथ इसकी पैकिंग के अंदर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि टाइट रखा जाए इसकी सील्स को, ताकि कोई जर्म्स अंदर दाखिल ना हो सके। बिल्कुल हनान, और डियर टी के हवाले से अगर मैं और भी कुछ बताऊं तो जब भी कोई काम आप पैशन के लिए करते हो, ना ही कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो आई थिंक उसमें हमेशा हनान जो है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ऐसे लोग जो कि जिनकी ख्वाहिश होती है कि किस्मत को आजमाया जाए और किस्मत से कुछ ना कुछ जीता जाए, तो डियर टी उसकी भी आपको जो है वो उसका भी मौका देता है। एक्सट्रीम क्वालिटी की टी अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर वाले
जो रैक है अगर उससे देखा जाए तो वहां से आप कूपन जो है उसको सेंड करेंगे मैसेज, तो कुरअंदाजी के अंदर आपको हीरे की अंगूठी जीतने का मौका भी मिल सकता है। तो वो हीरे की अंगूठी अगर आप जीतते हैं तो किसी रूठे को मनाने में काम आ सकता है जनाब। आप वो हीरे की अंगूठी जो अपनी माँ, बहन या बीवी किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो जनाब और भी बातें होगी, चाय भी बन गई है तकरीबन, और यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद होंगे दोबारा हाजिर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में दो बहुत ही ख़ास मेहमान आज। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊं, मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी। चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हो, थिएटर आर्टिस्ट हों, कोई भी क्यों ना हो, आई थिंक हर कोई सफ़र कर रहा है आजकल, और स्पेशली आर्टिस्ट बहुत सफ़र कर रहे हैं। आई थिंक एज जर्नलिस्ट कुछ हद तक शायद हम आर्ट के बहुत करीब होते हैं। हम लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक डेप्थ से देखते हैं। इसी वजह से जब भी कोई आर्टिस्ट तकलीफ़ में होता है तो उससे मुझे सच में दर्द होता है, क्योंकि आर्ट हमारी दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा है। आर्ट की वजह से ही तो है कि हम लोग डिफरेंट तरह की चीज़ों में, डिफरेंट तरह के शोबों में आगे जा सके हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी सच्चाई है हनान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक तो आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जबकि हमें खूबसूरत चीज़ें देखना बहुत पसंद है, पेंटिंग्स देखना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है। लेकिन आर्टिस्ट जिनकी वजह से ये चीज़ें मुमकिन होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी या मेहनत जज्बा इस चीज़ में डालते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं दी जाती, उनकी परवाह नहीं की जाती, उनकी तकलीफ को, उनकी मुश्किलात को समझा नहीं जाता, उनको दर्जा नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और चीज़ है बिल्कुल फातिमा, जो मैं आज उसी डिस्कस तरफ करना आ रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आज उनकी सालगिरह है और बहुत ही अहम दिन है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, और इसके साथ साथ जितने भी जियाले हैं उनके लिए मैं बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात करें, इट इज़ एब्सोल्युटली वो एक वुमेन आइकॉन है। वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पहली मुस्लिम वर्ल्ड में फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने जो एक दर्जा औरतों के लिए हासिल किया, हर उस औरत के लिए, इवन आज मेरी तरह जितनी भी और लड़कियां हैं, अगर हम आज किसी भी प्रोफेशन में पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आगे जा सक रही हैं, या समझ रही हैं कि हम लोग भी हर तरह से कैपेबल हैं और हर जगह पे अपने कदम जमा सकते हैं, तो ये बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही है। उन्होंने, चाहे वो अपनी फैमिली लाइफ थी, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी या उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है सारी पाकिस्तान की और इंटरनेशनल लड़कियों के लिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहें तो वो नामुमकिन नहीं है। और इस सालगिरह पर उनकी हम बस अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करेंगे, उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, और जिस मुल्क से उन्होंने इतना प्यार किया, जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक गंवा दी, हम सिर्फ यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उस मुल्क को बहुत बहुत तरक्की अता फरमाए। और 65वीं सालगिरह थी आज उनकी, और मुल्क भर के अंदर जोशो खरोश के साथ जितने भी जियाले हैं वो उस सालगिरह को मना रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, ज्वार रहमत में जगह दें। तो आज मजीद गुफ्तगू जो करेंगे आज हम इस हवाले से भी करेंगे, जो जैसा कि फातिमा पहले भी बता रही थी कि आर्टिस्टों का हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो आज हमारे साथ एक सियासी फकीर भी मौजूद होंगे, गामा बीए उनका नाम है, और वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, और उनके साथ साथ एक नौजवान उभरता हुआ सितारा अली हैदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सिंगर हैं हमारे शहर फैसलाबाद के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो पहले मेरा ख्याल है सियासी जो फकीर हैं उनकी तरफ चलते हैं, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं जनाब। मैं यहाँ पे हनान ऐड करना चाहती हूँ, गुस्से में तो वो बहुत दिखाई दे रहे हैं कि आर्टिस्ट के हवाले से जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी, असल में आज हम उसी चीज को लेकर चलना चाहेंगे। लेकिन जब गामा बीए हमारे साथ हो या कोई भी आर्टिस्ट हमारे साथ हो, तो बात जो होती है ना, मज़ाहिया खुद ब खुद हो जाती है। पिछली दफा इन्होंने हंसा हंसा के, इवन तो इतने इंपॉर्टेंट चीजों पे भी बात की, लेकिन इतने फनी तरीके से की। और यही तो एक आर्टिस्ट की खासियत है कि खुद जितनी मर्जी तकलीफ में हो, दूसरे को फिर भी हंसाता रहता है। तो जी गामा बीए की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप इतने गुस्से में क्यों बैठे? जो दे उसका भला, जो ना दे वो बजट पढ़ ले। यानी बजट से लगता है काफी आपको जो है वो तहफुजात हैं, जिसकी वजह से। बजट क्या होता है? क्या होता है ये बजट? कहां पैदा होता है ये बजट? कौन बनाते हैं ये बजट? किसको दिखाते हैं ये बजट? कहां चलता है ये बजट?
मुझे तो इस बजट से डर लगता है। अच्छा, इस बजट से कोई कीमा करेले नहीं बनेंगे? कीमा करेला तो अपनी जेब च बनने ने, जो भी बनने ने। ये बजट ने तो साडे कीमा करेले ते की साडे कोल दाल भी खोलेगी ते तुसी दाल भी नहीं खानी। भिंडी गोश्त? ना 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 ना, इस तरह दी गल्लां ना करो, मैं तो हले चाह भी नहीं पीती। अच्छा, अगर ये बजट अच्छा होता तो क्या कचनार गोश्त के साथ, कचनार गोश्त में पुट का गोश्त डाला जा सकता था? एक मिनट ठहर जो, फोन आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो जी जी, बिलावल भट्टो साहब, मुबारक होवे जी। बीबी जी मुबारक होवे, तुहानू बहुत ज्यादा मुबारक होवे। सदका देना आ दे दो, आ भेज दो। किन्ने क आज जिन्ने के पापड़ वाले भेजे सी उन्ने को मैंने भेज दो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने तो फोन उल्टा पकड़ा हुआ है जनाब। तो मुल्क भी उल्टा चलन दिया वा, केड़ा केड़ी काम सीधा हो रहा थे। यानी इमरान खान साहब से आप खुश नहीं है? इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने चंगी गल करनी पड़ी। बुजदार साहब ने कहूँ, अच्छा, उन्होंने बारे में मैं दिल खोल के गल्ला करांगा। बुजदार साहब की शख्सियत पसंद है आपको? बस मैं बुजदार साहब को जाना, उन्होंने कहना कुछ मैंने दियो, मैंने दियो, अल्लाह के नाम से कुछ दे दियो, रब का वास्ता मैंने कुछ ना कुछ दे दियो। अच्छा, इधर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इधर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ फैसलाबाद वाले भी देखो, ਉਹ ਸਾਨੇ भी कुछ दियो, फनकारा ने भी कुछ दियो। अगर वो आपको खाने पे बुलाएं तो? जे खाने ते बुलाउण ना तन नाल ही आना। वो बड़ी हद एक बंदे ने बुलाਉਂਦੇ ने, ज्यादातर नाल चाय बिस्कुट ये वो, बस ये इमरान खान साहब का फरमान है, चाय तो वध किसी ਨੂੰ मेहमान नवाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा जी, हेलो एक मिनट, हाँ जी की, हाँ हाँ हाँ, सिरी पावे नहीं लेंदे जी? हाँ जी हाँ जी, कोई BMW है तो भेज दियो। छोटा मामूली तो बंदा है नहीं जी। हाँ जी जी, मैं पार्लीमेंट के बाहर मांगता जी, बाकी सारे अंदर मांगते तो मैं बाहर मांगता। चलो कोई गल नहीं, टाइम जाया ना करो, भेजना भेज दियो। अच्छा, यानी आपकी सदका लेने की डिमांड भी काफी ज्यादा मैं कहना जी BMW टाइम ही है, टाइम है ही नहीं। अच्छा, वैसे फिर बहुत सारे लोगों से तो ये फकीर ही बेहतर नहीं है? हाँ जी फकीर, साडा बजट बोलता रमजान च। यानी रमजान में जो सदका खैरात इकट्ठे होते हैं, बजट वो साडा सही बजट होता। अच्छा, मैं कहना कितना अच्छा दौर से पिछला, अज जो पिछले जी कोरोना शुरू होया सी ते हर बंदा एक दूसरे नाल साथ कर रहा सी, ऐर की किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, इस दफा रमजान में आपका बजट जो नुकसान में रहा या फायदे में? बहुत बहुत ज्यादा नुकसान से रहा। ऐर की असं चीनी वाली लैन चुन निकले, अच्छा चीनी लैन के चक्कर च असं बड़ा बजट खराब कर लिया। अच्छा, सुना मटन बड़ा महंगा हो गया था। हाय हाय हाय, छोटा छोटा कहते हैं मेरा ख्याल आप? छोटा नहीं जी, उन्होंने उसी कहने जी बुजुर्ग गोश्त, जिहदा असीं बहुत अदब करते, बहुत ज्यादा अदब करते। अच्छा, उसकी इज्जत की वजह क्या है? इज्जत की वजह तो यही समझ लो साढ़े वास्ते जो वजीर वाला पंजाब ही है। यानी गोश्त का वजीर आला पंजाब? हाँ जी हाँ जी, ना वो सानू लभदे ना वो लभदा, ना बंदा उन्हें मिल सकता तो ना छोटा गोश्त ही लभ सकता। क्या अच्छा, बात है। चलो। वैसे ये ना अंदर की बातें हैं, दिल की बातें हैं, जो शायद बहुत सारे और लोगों के दिल में भी है। और भी बात करेंगे। हमारे साथ हैदर अली भी मौजूद हैं, जो कि ऑफकोर्स एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, और लाजमी तौर पर हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि म्यूजिक आई थिंक एक पैशन है, एक आर्ट है, जो कि हर किसी को कनेक्ट कर देती है, यूनाइट कर देती है। कई दफ़ा म्यूजिक की लैंग्वेज भी आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो आपको एक गहरे समुंदर में ले जाती है। तो सवाल से पता है कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से पहली दफ़ा लगा कि मैं इसी तरफ जाना चाहूँगा एज अ प्रोफेशन? ये जो फील्ड है हमारी म्यूजिक फील्ड, इसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो बंदा शुरू से सीखता है, जो जिसने बहुत कुछ सीखा हो वो सामने आता है, या वो प्रोफेशनल बनता है। अगर किसी ने किसी की दुआ ली हो, किसी का खिदमत की हो, किसी बड़े की, किसी का अदब किया हो, उनकी दुआओं का असर होता है। ये म्यूज़िक फील्ड ऐसी है कि अगर बड़े से बड़ा प्रोफेशनल भी, ये एक ऐसा इल्म है जो बंदा कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकता। बिल्कुल समंदर है, ये समुंदर है जी। जितना करेंगे, जितना कैप्चर इसको कर सकते हैं, जितना अंदर अपने समेट सकते हैं, वो उतना ही कम है। ये अच्छा, कभी आपको भी कितनी देर हो गई है म्यूजिक की दुनिया से वाबस्ता हुए? जी मुझे तकरीबन कम से कम 7-8 साल हो गए।
वो इस दुनिया में। आज कुछ सुनाए ना, आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाएंगे। क्या सुना रहे हैं आज? शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? आज शुरुआत करेंगे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। जी जी उसके बाद जिस तरह कोई हुक्म जी, स्टार्ट करें जनाब फिर। जी जी बिस्मिल्लाह। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है ये सब। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गामा भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। गामा साहब, मौजूदा सूरत हाल क्या है फनकारों की, जरा इस हवाले से बताइए। किन्ने किया? ये फनकार ही कह रहे हैं जनाब। उन्होंने किन्ने किया? उनको उनके हालात ने कहा है। उन्होंने किन्ने किया? किसी ना किसी को कहा होगा ना किसी जनाब। ना किसी ने क्यों किन्ने किया? अच्छा आप बता दें किसने कहा है? मैंने किन्ने किया? मैंने कहा है भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने किया? मेरे दिमाग ने कहा है भाई। तुम्हारे दिमाग ने किन्ने किया? मुझे ख्याल आया। वो ख्याल ने किन्ने किया? यार किसी ना किसी ने तो कहा होगा। किसी ना किसी ने तो कौन है? किसी ना किसी किन्ने किया? अच्छा चले आप बता दें। किन्ने किया? साहब आपसे, अच्छा मुझे ये, चले फिर मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे। मुझे ये बताएं कि ये जो बाजे बजाने वाले होते हैं, इनके सामने फ्रूटर अगर खाया जाए तो कहते हैं उनसे बाजा नहीं बजता, ये बात सच है? किन्ने किया? किन्ने किया? किसी ना किसी ने तो कहा होगा। नहीं बाजी वाले लगे ने किया। ये मुझे आप ही ने कहा है जनाब। ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੱਟੀ ਇਮਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ? ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? क्या होता है? ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। अच्छा यानी ਉਹਦਾ वो, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, हाँ ठीक ठीक ठीक, मतलब खट्टी चीज नहीं उनके सामने। ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਫ ਜਾਣਾ, ਦਮਾ ਜਾਣਾ। अच्छा वैसे खानों में क्या फनकार बड़े बारीक होते हैं, खानों में क्या ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ पसंद ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ, है? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। अच्छा मैंने सुना है आजकल जैसे गर्मियाँ शर्मियाँ चल रही हैं, सुहांजना गोश्त पकाया हो, चोपड़ी रोटी हो, साथ में गर्मा गर्म और कच्ची लस्सी तैयार ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। कच्ची लस्सी साथ में हो, ठंडी ठार। तो ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। हम्म, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਟੂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਐਸ ਤੋਂ ਐਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਲਵੇ ਨਾ हम्म, ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ, अच्छा वैसे ਨਾਲ ये, ਅੰਬ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, हाँ यही मैं बात ਨਾਲ कर रहा हूँ। ਆੜੂ ਪਏ ਹੋਣ, ਹਾਏ आलू बुखारे के बारे में ਆਲੂ क्या? ਬੁਖਾਰਾ, ਨਾਲ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ, हम्म, ਜੋ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਲਈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन इस सब के लिए तो पैसे चाहिए ना लाने के लिए। ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈ ਦੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈ ਦੀਆਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, तो मुझे ये बताइएगा कि फनकार बहुत सारे हैं जो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आजकल हालात ਨਹੀਂ, बड़े ਸਾਰੇ नाजुक ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਨਕਾਰ, ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ ਹੈਗਾ। हैं। हाँ, ਹਾਂਜੀ, ये भी ਐਸੇ किसी ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੁਸੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। अच्छा वैसे कुछ फनकारों को तो मैंने चावलों पे कस्टर्ड डालते भी देखा है। अरे ਦੱਸੋ ਕੀ ਜੋੜ ਆ? ਹੈ ਜੋੜ? ਚਲੋ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਸਟਰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम्म, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मतलब कुछ कमाएगा कुछ होगा खाएगा तो तो फिर ही सही होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, फनकार खुद भी अपने हाथों से बहुत सारी चीजें तैयार कर लेते हैं, हंडिया बनाने में बड़े माहिर जी, होते जी, हैं। आप भी तो होंगे ना? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। किस किस्म के? ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ
अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी ने कभी कहा है कि गामा साहब आज तैयार करके हमें भी कुछ खिलाएं? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਬੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ, अच्छा ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ 'ਚ। अच्छा यार ये हर काम में आप उस्मान बुजदार साहब को क्यों ले ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ। मुझे लगता है आप भी कोई- ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਲੈਂਸਰ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वैसे आपके मोहल्ले का भी बड़ा बुरा हाल है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ हाँ ਦਿਨ? हाँ उस दिन मैं जब रिपोर्ट बनाने के लिए आया ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। और इवन जो सीवरेज सिस्टम का वाह, देख लो आपका बुरा हाल है, वो इंतहाई मुझे दुख हुआ उस दिन जब रिपोर्ट बना के हमने चलाई, उसके बावजूद भी एक्शन हाँ नहीं जी, हाँ हुआ। जी। मैं कोशिश करूंगा दोबारा। अभी वो मामला हल हुआ आपका? या नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। हाँ फिर लेकिन सिटी वो पता 41 की को गल सल्यूट पेश करें ना जनाब, ये उन्हीं की वजह से आपके ਕਿਹਨਾਂ मामला ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ 41 को 41 ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸ 41 42 44 ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ। नहीं, ये तो 41 पे ही अभी चल ਨਹੀਂ रहा ਯਾਰ है। ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे फनकार परेशान रहे कोविड के दिनों के अंदर, किस तरह से गुजर बसर किया? ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਨਕਾਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ नहीं, ਵਾਸਤਾ। इसका दूसरा पहलू भी अगर देखा जाए, तरला बड़ा जबरदस्त मारता है। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं ऐसी ਉਸ बात ਦਿਨ ਮੈਂ नहीं। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਗਾ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲਾ ਪਰਬਤ। ਐਸਾ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ। अच्छा बहुत सारे समाजगीर लोग होते हैं, लेकिन फनकारों में अनाजगीर बहुत ज्यादा होते हैं। एक लंग- होता है ना राजगीर, समाजगीर। ਲੰਗਰ ਮਿਸਰੀ, हाँ लंगर। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਬਾਬ ਲੈ ਆ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ 6 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ दोबारा से। इसीलिए शायद सरदार खालिद से सफर करना आपको। खालिद सरदार साहब तो साढ़े प्रमोटर ने जी माशाल्लाह, उनके साथ सफर काफी मुनाफा बख्श रहता है आपका। हाँ उन्होंने सफर से बड़े बड़े किए ने, जान के असं मोटरवे से जा रहे हैं तो साड़ी दौड़ लाती सरदार साहब ने मेरी तो तस्लीम अब्बास की, तो कहने जी 5000 रुपया नाम हो, पिलर में हथ ला गया। वैसे वो कारनामे अजीब अजीब ही करते अजीब हैं, जी मान है ना? सच्ची मुच्ची गल मतलब जेन में जो आया ना वो करवा वो कर देना उन्होंने, फिर नोटों की बारिश। इस कोई शक नहीं। राजा भाई हाँ ते इनाम दा अल्लाह की जिंदगी करे, उनको जो को पैसे मंगलो कहना कल लो। अनाम भाई सुन रहे हैं आप, गामा बीए की पेमेंट इस दफा लेट करनी है आपने, ये बातें देखनी इस आप दफा दुनिया कर रहे इस हैं। दफा हर दफा ही होंगी है। इस दफा तो की गल उन्होंने इन्नी आदत पै गई, पूछी ना तो भाजी फलाना बंदा फौत हो गया, तो जनाजा करो कल लो, उन्होंने कल कहने की आदत पई। ये नहीं पेमेंट लेट करनी है 24 उन्हें घंटे। कहना है कल नूं, पैसे उहदी जेब चोण। अच्छा यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमेशा से यही सूरत अच्छा तुसीं हाल पहले कोमा च सीगे, किन्नियां गल्लां होईयां पिछे, किन्नियां गल्लां असीं कीतियां ते तुसीं विच चुप ही बैठे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ नाज़रीन ये थोड़ा सा लहसुन डाला, ये थोड़ा सा प्याज डाला, ये अदरक डाला, हाय अल्लाह आग ही बन गया। अच्छा माफी 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 प्यार से कर रहे पता की गल है, मैनू मजा आता कुड़ियां नूं ना तंग करन दा। हाँ, एक आधा हनान के लिए भी सुना है ना। नहीं फिर हाँ सही। वैसे है तो कुड़ियां ही हैं, चलो दो भी गल तो कुछ नहीं की है कि अच्छा, गामा भाई यहाँ पे तो आपको रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन स्टेज पे जब आप किसी को छेड़ते हैं ना, निदा को छेड़ते हैं या फिर दसो जी उत्थे तो शीला को छेड़ते हैं, तो वो फिर पूरा रिस्पांस देती हैं। रिस्पांस भी आवाम भी रिस्पांस दिंदी है। ਐਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਅਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा वो वैसे बाज़ ये डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है
कि अचानक गामा बीए को शीला के साथ गाने के लिए डाल देते हैं और हाँ जी। वंजल लड़ीवाल लड़िया, हाँ दसो तो वो गाना वो गाना वो enjoy करते कर रहे हैं, लोग- लेकिन अक्सर औकात आपका चांस शब्बीर आकाश ले जाता है, ये मैं नोट करता ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हूं। लेकिन गुस्सा तो आपको आता ਮੈਂ है। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ 100 ਸੀਨੀਅਰ मर गया सीनियर अच्छा मुझे ये बताइएगा, शब्बीर आकाश गाने में परफॉर्म करने में आपसे सबकत ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शाहिद हाशमी की आवाज बड़ी अच्छी है, वो हाँ जी, हाँ जी। वो वो- थिएटर के अंदर ਉਹਨੂੰ गुनगुनाता वैसे है। ही हीरो टाइप अब वो हीरो टाइप है, अब वो जब गुनगुनाता है तो लड़कियों का जुम्मट उसके इर्द गिर्द लग जाता है। जी 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 आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उन सब? ਮੈਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਰ ਮੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ मतलब वो कहते हैं भी चाय हमें दें, हमें दें, हाँ, सबकी- हर एक की ਕੀ ख्वाहिश। ਦੱਸੀਏ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ वो कैसे? ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा मंगवाता कौन है चाय का? ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ वैसे कभी हुआ कि शबाद रशीद साहब को आपने कहा हो कि जनाब इस दफा शबाद रशीद साहब थे मैं जानता हूं आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ अच्छा, ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ हाँ। तो ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ तो ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਨ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਲਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ वैसे कभी कह कवा के मतलब सफदर साहब को कह के अपना रोल बड़ा करवाया हो या मर्जी का रोल लिया हो? ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ लेकिन वाहद वो डायरेक्टर हैं, मतलब सारे बहुत अच्छे हैं जी, जितने भी हैं, लेकिन अल्लाह से लॉ उनकी लगी। अब जिशान साहब की भी बड़ी लगी। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੋ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कौमी है, सफदर जिशान है, साहब है। सफदर है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ कौमी। ਬੋਮੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अलीजान भट्टी के हवाले से बताइए। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ मतलब एक्ट परफॉर्म करना, हाँ। एक्ट करना। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ और गाना भी बहुत अच्छा गुनगुना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਲ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਾਂਝਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ चलें जी, अली हैदर भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हैं। जनाब क्या सुना रहे हैं, कोई अली के नाम का हमें जी, कुछ? जी, सीधा सुनाएंगे। ਸੁਣਾਓ ਜੀ चलें जी, जरूर सुनेंगे, लेकिन जाने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आज के शो के अंदर आए, शो की रौनक बख्शी और चार चांद लगाए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले हैदर अली से हम लाजमी तौर पे सुनेंगे जी। वो करके पहले एक बात करूंगा कि मैं वो कलाम पढ़ रहा हूँ पाक सैयदा फातिमतुल ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान में। तो जो मैंने जिस जगह भी पढ़ा है मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है, मेरी औकात से मेरी सोच से बाला इज़्ज़त मिली है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इधर पढ़ूँ बहुत खूब, और आज बहुत खूब। मौका मिला है तो इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। आपने मेरे लिए दुआ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, लाजमी। भाई समझ के, बेटा समझ के। जी। जो सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिए।